पीएम मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का यूपी में कड़ा विरोध हुआ है। यूपी के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया तो सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब वो बयान बहुत आपत्तिजनक है, अपना बयान वापस लें और देश के 135 करोड़ लोगों से क्षमा मांगे। यूपी उत्तराखंड के 20 से ज्यादा शहरों में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बिलावल के बयान की निंदा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बिलावल भुट्टो के बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार का बयान भाजपा नहीं बल्कि देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बिलावल भुट्टो का आड़े हाथ लिया और उन्हें अपरिपक्व नेता बताया। अब वो परिपक्व नेता नहीं है, उन्होंने वहाँ बोला है जो बोला है, उनका हक है, उन्होंने बोल दिया। हमारे विदेश मंत्री और हमारे जो वहाँ एम्बेसडर्स हैं वो अपना काम करें। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी निंदा करते हुए जवानों से माफी मांगने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने चीन पर राहुल गांधी के बयान की निंदा की है और इसे अमर्यादित करार दिया है। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान को देश की बहादुर सेना का अपमान बताया, देश से माफी मांगने की बात की। भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प के मसले पर मोदी सरकार को घेरा था और सरकार पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने चीनी सैनिकों के भारतीय जवानों को पीटने का आरोप लगाया था। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई और प्रिपरेशन युद्ध का है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को अपमानजनक बताया है। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और इसी के साथ ही चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। सैफई पहुंचे अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बंद हॉल में करहल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मैनपुरी उपचुनाव में जीत पर आभार व्यक्त किया। अखिलेश से मिलने के लिए सैफई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। अखिलेश ने उन्हें निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दिया। एक और अखिलेश ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो दूसरी ओर चाचा शिवपाल ने इटावा के चौगुजी आवास में कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव पर चर्चा की और पार्टी को और मजबूत करने की अपील की। अखिलेश यादव 20 दिसंबर से हर जिला मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे से पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की जाएगी, लेकिन उससे पहले चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं या सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दे सकते हैं। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर कहीं न कहीं सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, इस पर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं और अखिलेश यादव का ये सैफई दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण इसी मुद्दे के मद्देनजर देखा जा रहा है। सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में अखिलेश ने कई मुद्दों को उठाया और सरकार पर तंज भी कसा। मीटिंग में करहल के कार्यकर्ता और डिंपल यादव भी थी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से 2024 की तैयारियों पर बात की। आगे 2024 के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। आगे के लिए तैयार रहने को कहा है, सतर्कता से काम करना है। 2024 के लिए तैयार रहें और अब की बार भाजपा को बिल्कुल सूपड़ा साफ करना है। लेकिन जब एबीपी गंगा के संवाददाता ने चाचा शिवपाल की जिम्मेदारी पर सवाल किया तो खुलकर नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा कि वो साथ आ गए हैं, अब इस पर क्या पूछना। अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो। अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा कि सरकार ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि अब न्याय नहीं मिल सकता है। आरक्षण तय होने के बाद निकाय चुनाव में पूरी तैयारी करने की बात कही। सरकार पर आरोप लगाया कि निकाय चुनाव की वजह से व्यापारियों पर जीएसटी के छापे रोक दिए गए हैं। यूपी में विदेशी निवेश के दावों पर भी तंज किया और कहा कि सरकार के मंत्री जब विदेश दौरे से लौटेंगे तो अपनी रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगे। अखिलेश ने सवाल उठाया कि निवेश को लेकर पहले भी एमओयू हो चुके हैं, कितने धरातल पर हैं, उसको क्यों छिपाया जा रहा है। ये तमाम लोग विदेश यात्रा पे गए हैं। मुझे उम्मीद है जब ये मंत्री विदेश यात्रा से लौटेंगे तो अपनी रिपोर्ट ये विधानसभा में टेबल करेंगे।
शहर शहर भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की तरह अखिलेश यादव भी यूपी के हर जिले का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय के दौरे का फैसला लिया है। अखिलेश यादव 20 दिसंबर से जिलों का दौरा शुरू करेंगे। सबसे पहले 20 दिसंबर को कानपुर जाएंगे। कानपुर जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। इरफान सोलंकी को परेशान करने के उद्देश्य से जेल में भेजा है, झूठे मुकदमे लगाकर। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना कहीं न कहीं इरफान सोलंकी के लिए, उनके परिवार के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। इरफान सोलंकी पर एक महिला का घर जलाने का आरोप है। अलग अलग नाम से 2 आधार कार्ड मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवैध बांग्लादेशियों से भी संबंध का आरोप है। 22 दिसंबर को अखिलेश झांसी में रहेंगे। झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से मुलाकात करेंगे। इन दौरों से सपा मुखिया कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और नेताओं की हिम्मत बढ़ाएंगे और सत्ता विरोधी संघर्ष को धार देंगे। हाल ही में सीएम योगी ने यूपी के 17 शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। इसी तर्ज पर अखिलेश भी हर जिले का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इन दौरों के जरिए निकाय चुनाव की तैयारी के साथ साथ 2024 के लिए संगठन को मजबूत करेंगे। पीएससी के 64वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने पीएससी जवानों के योगदान की सराहना की। सीएम ने कहा कि पैक देश के सर्वोत्तम बलों में से एक है। 2001 में देश की संसद पर कायराना हमला हुआ तो उस समय पीएससी बल के जवानों ने शौर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। यूपी में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले के दौरान भी पीएससी ने शौर्य का प्रदर्शन किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले के दौरान भी जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया। स्थापना दिवस पर पीएससी के जवानों ने हैरत अंगेज करतब और शौर्य प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया। सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सीएम ने सम्मानित भी किया और पीएससी में मिले अवसर का भी जिक्र किया। 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही सभी युवाओं को एक बेहतर अवसर भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने पीएससी में महिलाओं की भागीदारी के लिए महिला बटालियन की स्थापना का भी जिक्र किया। साथ ही बताया कि 3 और महिला बटालियन की भी स्थापना की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले पर अब सियासत भी चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कांग्रेस ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन लोगों की नौकरी चली गई है, कांग्रेस अब उनके पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे रही है। करण माहरा ने जांच की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए। जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब नौजवान नवयुवकों की नौकरी खत्म होना लक्ष्य नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरियां विधानसभा में बैकडोर से लगाई। दरअसल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर भर्ती मामले में फैसला देते हुए बर्खास्त 228 कर्मचारियों को राहत नहीं दी थी और स्पीकर के फैसले को सही ठहराया था। विधानसभा बैकडोर भर्ती का ये मामला आज का नहीं बल्कि 6 साल पुराना है, जिसमें तदर्थ कर्मियों की नियुक्ति 2016 से 2021 के बीच हुई थी। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठे थे। सीएम धामी ने स्पीकर को पत्र लिखा था। 1 महीने की जांच के बाद स्पीकर ने एक्शन लिया था। 24 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी के फैसले को सही माना। इसके बाद तदर्थ कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही माना। गैरसैंण के विकास को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। एक और विपक्ष लगातार गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर है तो वहीं अपने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार को गैरसैंण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने के लिए एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। उसका बड़ा आसान तरीका है कि हम एक कैलेंडर जारी करें कि भाई इन 3 महीने विधानसभा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से संचालित होगी, तो फिर ये तमाम तरह के सवाल अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे और इसलिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए उसके बारे में। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया। हरीश रावत ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन उन्हें अचानक पद से हटना पड़ा। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री रहते गैरसैंण को लेकर कुछ ठोस प्लान तैयार करना चाहिए। हरीश रावत ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी इसे नजरअंदाज कर रही है। कालीन अदानी एक उनका जो है राजनीतिक शगुफा था, मगर हमने उसके बावजूद भी स्वागत किया कहा और मैंने ही उस समय भी कहा था बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और उसके बाद चले गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ अब चार्जशीट तैयार कर ली है। सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है, जो 100 गवाहों के बयान के आधार पर बनाई गई है, जबकि चार्जशीट में 30 से अधिक दस्तावेजी सबूत शामिल किए गए हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में एसआईटी ने अपने पहले चरण की जांच पूरी कर ली। फिलहाल चार्जशीट अभियोजन कार्यालय को भेज दी गई है, जो सोमवार को कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। हमने 90 डेज के अंदर हमने फाइनल चार्ज किया। तो करीब 500 पेज की होंगी। हमारी करीब 100 विटनेसेस है, करीब 30+ एग्जिबिट्स है अभी तक का। नार्को का 22 डेट लगी हुई है ट्रायल कोर्ट में, मतलब हमारे माननीय न्यायालय में। उसके बाद उस पर तय होगी, कोर्ट जैसे ऑर्डर करता है उसी से। 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी लापता हुई थी। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात बताई थी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 90 दिन के भीतर ही एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। 22 दिसंबर को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को 3 माह पूरे हो रहे हैं। -16 डिग्री के तापमान में बाबा केदार के धाम का काम अभी भी जारी है। निर्माण कार्य में मदद के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी लगे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम तक मटेरियल पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक 400 मजदूरों के साथ 350 टन का सामान एयरलिफ्ट किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारी सामान को गौचर हवाई पट्टी से उठाते हैं और फिर सुरक्षित रास्ते से केदारनाथ तक पहुंचाते हैं। जो हमारे हेवी ट्रस मटेरियल आदि जो लोहे का सामान है वो चिनूक के माध्यम से हम केदारनाथ धाम में पहुंचा रहे हैं गौचर से। पहले ठंड के मौसम में बर्फबारी की वजह से अक्सर काम रुक जाता था। सामान ले जाने में परेशानी होती थी, लेकिन 2 चिनूक के आ जाने से -16 डिग्री तापमान में भी निर्माण कार्य हो रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले जो यात्रा सीजन है उसमें और जो हमारा अभी काम चल रहा है उसमें इससे गति मिलेगी। दिसंबर के आखिर तक केदारनाथ धाम में शेल्टर, दुकानें और यात्रा कंट्रोल सेंटर बनाने का लक्ष्य है। बाकी काम भी 2023 में यात्रा शुरू होने से पहले हो जाएगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।